इस कीज में कुछ खास है। हाँ, यहाँ टोयोटा की बैजिंग है जो बताता है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टोयोटा रूमियॉन। रूमियॉन क्या बिल्कुल आर्टिगा ही है, ये भी समझते हैं। चलाने में कैसी है, कितना एवरेज देती है, कितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और इस डिज़ाइन की वजह से क्या ये ज़्यादा गुड लुकिंग लगती है, सारी बातें होंगी इसी वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। एक्सटीरियर पर कुछ चीज़ें आपको चौंकाएंगी। पहली चीज़, ये गाड़ी स्टार्ट है। हेडलाइट मैंने ऑन कर रखी है और इसकी रोशनी अच्छी है, हालांकि है हैलोजन बेस्ड ही। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। ओवरऑल लाइटिंग ठीक है, मगर ये डिज़ाइन एलिमेंट है, ये काफ़ी कुछ हमें मिनी हाई क्रॉस की याद दिलाता है। और शायद यही रीज़न है कि टोयोटा ने उस डिज़ाइन को फॉलो किया जो उनकी सुपर हिट डिज़ाइन है। यानी रूमियॉन मिनी हाई क्रॉस नज़र आती है सामने से देखने में। ग्रिल बहुत शानदार डिज़ाइन की हुई है, बीच में टोयोटा की बैजिंग और नीचे आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। ओवरऑल देखने में मैं खुल के कह सकता हूँ कि ये डिज़ाइन कहीं ज़्यादा अपील करता है इंडियंस को देखने के मामले में। साइड प्रोफाइल, अरे आप इस साइड आ गए, कोई बात नहीं, मैं यहीं से बता देता हूँ। आपको मिलते हैं 15 इंच के अलॉय व्हील्स। रियली देखने में अच्छे लगते हैं क्योंकि ये टोयोटा के डिज़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पर मिलते हैं 185/60 प्रोफाइल्स के टायर। रोड पर पकड़ रीजनेबल है, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी पकड़ मिल जाती है। कोई यहाँ पर क्लैडिंग वगैरह का प्रोविज़न नहीं है। मेरा मानना होना चाहिए इंडियन रोड के हिसाब से। बड़ा ORVM इंडिकेटर इसी में दे रखा गया है। क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा गया है। ये हिस्सा भी अच्छा लगता है देखने में। हालांकि इसकी बहुत एक्सेसरीज आती हैं जिनमें रूफ रेल से लेकर नीचे क्लैडिंग तक के ऑप्शन आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इंडियन रोड्स की ज़रूरतों के अनुसार बहुत अच्छा है, मगर ये जो बड़ा सा ग्लास है इसकी वजह से भीतर बैठे हुए लोगों को क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। और नतीजा इसका ये है कि रूमियॉन या जो इसका ओरिजिनल कार है आर्टिगा, इसी वजह से सुपर हिट है। मगर पीछे से देखने में कैसी लगती है, तो यहाँ पर बड़ी टेल लैंप मिलती है असेंबली, जिसमें आपको इंडिकेटर रिवर्स भी मिल जाता है। यहाँ पर नियो ड्राइव वी की बैजिंग मिलती है। ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसके अलावा रूमियॉन में आपको एक CNG का भी ऑप्शन मिलता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। हाँ, जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ। यहाँ पार्किंग सेंसर्स दे रखे गए हैं, कैमरा मौजूद है। इधर रूमियॉन की बैजिंग है, ऊपर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर जेट जैसे बेसिक फीचर्स भी मौजूद हैं। ओवरऑल अच्छी है। ये क्रोम की लाइनिंग की वजह से थोड़ा सा चौड़ी भी नज़र आती है। अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की, तो 7 सीटर ज़रूर है ये, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कई बड़ी गाड़ियों के जो 7 सीटर SUV आती हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्पेस मिलता है। यहाँ पर आप 2 मीडियम साइज़ के सूटकेस रख सकते हैं, या आप केबिन साइज सूटकेस कहते हैं, वो आसानी से आप इसमें 2 से 3 कैरी कर सकते हैं, या 2 बैग भी कैरी कर सकते हैं। चूँकि इन सीटों का रिक्लाइनिंग एंगल भी हो जाता है तो आपको और भी ज़्यादा जगह मिल जाती है। ओवरऑल स्पेस के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि इस 7 सीटर कार में एक्चुअली काम का स्पेस मिल जाता है फैमिली आउटिंग के हिसाब से। बंद करना आसान है, वेल कवर्ड भी है ये। बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि 7 सीटर कारें बहुत कम होती है और हम इंडियन फैमिली के लोग सब साथ में चलना पसंद करते हैं, चाहे वह दोस्त हों या हमारे रिश्तेदार या परिवार के लोग। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अब दिखाते हैं आपको इंटीरियर कैसा है इस कार का। रूमियॉन के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ चीज़ों को आप नोटिस कर पाएंगे। जैसे ये जो लाइनिंग सेटअप है बर्न वुड फिनिश का, अच्छा लगता है। चारों पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं, नीचे स्पीकर्स दे रखे गए हैं। बड़ी 1 लीटर की बोतल और 1.5 लीटर की बोतल आप इसमें रख सकते हैं। इधर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप को डीएक्टिवेट करने का बटन दे रखा गया है, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन।
स्टीयरिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो डुअल टोन फिनिश है, जो कि थोड़ी चिकनी ज़्यादा है, इसकी वजह से ग्रिप थोड़ा सा कम मिलती है, जबकि इस जगह पर ग्रिप बड़ी अच्छी मिलती है। इस तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं और इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, टेलीफोनी के कंट्रोल्स नीचे दे रखे गए हैं। इसमें आपको टिल्ट एडजस्टेबल के ऑप्शंस मिलते हैं, हालांकि टेलीस्कोपिक के कोई ऑप्शंस नहीं दे रखे गए हैं। और यहाँ नीचे अगर हम पैडल की बात करें तो एक डेड पैडल है जिसमें कि आप अपना पैर रख के आराम कर सकते हैं हाईवे पर। इधर आपको क्लच, इधर आपको ब्रेक और इधर एक्सीलेटर। और मज़े की बात यह है कि तीनों पैडल के बीच में बहुत अच्छा डिस्टेंस है, यानी ड्राइव करने वाले लोगों के लिए बड़ा आरामदायक। ऊपर से ये सीट आप कई तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जिनमें हाइट का ऑप्शन और पीछे का रिक्लाइनिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा गया है। ओवरऑल सीट का अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अगर इस तरफ बात की जाए तो यहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छे से काम भी करता है। और अगर हम बात करें नॉर्मल फंक्शंस की तो ये उसमें भी अच्छा है, साथ ही FM वगैरह के फीचर्स भी मिल जाते हैं। और इसकी ब्राइटनेस भी रीजनेबल है, थोड़ी और ज़्यादा होती तो ज़्यादा मज़ा आता। या मैं ये कहूँ कि आज रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है नॉर्मल डेज़ के मुकाबले। ये फिनिश मैंने बताया बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और कूलिंग रियली अच्छी है। इसका रीजन केवल ये नहीं कि ये AC वेंट अच्छा काम करते, एक और चीज़ है, पीछे थ्रो करने के लिए ब्लोअर सेटअप दे रखा है, जिसके इन वेंट यहाँ पर मौजूद हैं और एग्जिट वाला पॉइंट जिससे कि हवा तेज होकर निकलती है वो उस साइड है। मैं पीछे की सीट पर बैठ के आपको अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं जिनको आप ठंडा भी कर सकते हैं, यानी अगर कप में पहले से आपने कोल्ड ड्रिंक भर के रखी है तो ठंडी बनी रहेगी, या आपने अगर बॉटल रख दी तो वो भी थोड़ी ठंडी हवा लग के कूल हो जाएगी। इधर आपको एक USB पोर्ट और एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, वो भी 120 वाट तक के लिए, यानी कि आप बड़ा चार्जर इस पर यूज कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इंडियन फैमिली को चाहिए अच्छा ग्लो बॉक्स, तो यहाँ पर अच्छी साइज़ का ग्लो बॉक्स मिल जाता है, जिसमें बच्चे अपने चिप्स के पैकेट बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इधर भी एक छोटी सी जगह है, लेकिन कोई बड़ा सामान आप कैरी नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्लाइड करने की वजह से आर्मरेस्ट अच्छा तैयार हो जाता है। IRVM डे नाइट के ऑप्शंस के साथ आता है ताकि रात में दिक्कत ना आए। इस तरफ हालांकि टिकट होल्डर मौजूद है मगर कोई मिरर मौजूद नहीं है, जबकि इस तरफ मिरर आता है केवल। गियर लीवर की बात की जाए तो बिल्कुल परफेक्टली जगह पर मौजूद है और इसे लगाना बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से लग जाता है। और उसका रीज़न ये नहीं कि गियर बॉक्स बहुत बेहतरीन बना है, एक्चुअल में क्लच भी बताऊंगा ड्राइव करते समय ज़्यादा डिटेल के साथ, और क्या ये रियली अच्छा एवरेज देने में भी हेल्प करता है ये भी बताऊंगा ड्राइविंग पोर्शन में, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आपको एनालॉग डिस्प्ले मिलता है जिसमें कि 220 तक के लिए स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इसके अलावा गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है ये इन्फॉर्मेशन, और साथ ही करंट फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिला करती है, जिसकी वजह से आपका मन करेगा थोड़ा और स्मूथ ड्राइव करके ज़्यादा एवरेज लेने का। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं और अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। अगर सीट को फुल्ली आगे कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती है, मेरा पैर छूने लग जाता है इस सीट के साथ, और मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे करूं तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, और शायद इतना पीछे करने पे ही बात बन जाएगी, आपको अच्छा नी रूम और अच्छा लेग रूम मिलता है। हालांकि इसमें और भी पीछे करने की सुविधा उपलब्ध है और फिर तो लग्जरी कार जितना स्पेस हो जाता है। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है, काश कंपनी ने USB पोर्ट दिए होते तो और इजी हो जाता। हाँ, यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं अपना ताकि वह चार्ज होता रहे। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है इस कार में, वो ये कि इसका रिक्लाइनिंग एंगल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरी लाइकिंग में इतना काफ़ी है, लेकिन कई लोग इसको लगभग लेट के चलने जैसा पसंद करते हैं, तो जैसी आपकी चॉइस हो आप उस ढंग से एडजस्ट इसे कर सकते हैं। बीच में एक आर्मरेस्ट मिलता है और 2 पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच में जगह है, लेकिन 3 एडल्ट बगैर कंधे टच किए नहीं बैठ सकते।
हालांकि एक बच्चे को बैठा लेंगे तो बहुत आरामदायक जगह आपको यहाँ मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, अच्छा हेडरूम मिलता है और पीछे पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर ब्लोअर का इंतजाम कर रखा गया है। और इस ब्लोअर से काफ़ी तेज़ हवा आती है जो यहाँ से शक करके इधर से थ्रो कर देता है। ओवरऑल इस बड़ी विंडो से बाहर भी देखने में रियली मज़ा आता है। मगर क्या पीछे की सीट पर भी जगह बच जाती है? इसके बाद आइए देखते हैं। भीतर आने जाने में बड़ी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सीट आगे खिसक जाती है। आप भीतर आइए और आराम से बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड रो सीट की बात की जाए तो मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ और मुझे एक्चुअल में जो दिक्कत है वो थोड़ा सा, अगर मैं बिल्कुल सर पीछे कर लेता हूँ और रिक्लाइनिंग एंगल इसका पीछे कर लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा सर टच होता है। और अगर मैं नॉर्मल बैठता हूँ आराम से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छा हेडरूम मिलता है और लेग रूम काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो सीट को थोड़ा और रिक्लाइन बढ़ा सकते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तब भी आपको जगह की बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सीट आगे कर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी जगह काफ़ी होती है। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर इधर, एक बॉटल होल्डर इस साइड भी मिल जाता है। इस साइड कोई USB पोर्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट जरूर मिल जाता है। ये 12 वोल्ट सॉकेट का अब ट्रेंड बंद होना चाहिए। यहाँ पर USB मिलना चाहिए जो ज़्यादा इजी होता है ताकि लोग यहीं से सीधे केबल लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सके। पूरी कार में अगर हम बात करें तो केवल एक ही USB पोर्ट है, जबकि इन्होंने सॉकेट दे रखे हैं 3। और ओवरऑल ये जगह काफ़ी कंफर्टेबल है, आरामदायक है और अंडर थाई सपोर्ट भी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है। मैं अगर बात करूं बाकी 7 सीटर SUV की तो स्कॉर्पियो जैसी बड़ी SUV में भी रूमियॉन जितनी जगह नहीं मिलती है, कम से कम थर्ड रो के मामले में। शुरुआत करते हैं पहले सेफ्टी से। देखिए, इस कार में ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं एक्टिव सेफ्टी के मामले में। और एयर बैग 2 मिलते हैं। अफसोस की बात है कि इसमें 6 एयर बैग का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, जबकि मेरा मानना है कि वह होना चाहिए ताकि यह कार क्रैश टेस्ट रेटिंग में भी अच्छे मार्क्स ला सके। ओवरऑल वैसे कोई कंप्लेन नहीं है सेफ्टी को लेकर, लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग बेहतर हो सकती थी अगर इसमें 6 एयर बैग के ऑप्शन होते। चले अब बात करें इसके ड्राइविंग वाले हिस्से की। टोयोटा रूमियॉन, पहले बात करें ड्राइव करते समय विजिबिलिटी कैसी है। तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। हालांकि बोनेट बिल्कुल नहीं दिखता है और इस ORVM और उस ORVM से पीछे का व्यू बहुत अच्छा आता है और इससे भी काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। और यहाँ से भी आपको नीचे का हिस्सा भी अच्छे से दिखाई देता है। यानी सिटी की टाइट ट्रैफिक कंडीशन में आपको चलाते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। एर्गोनॉमिक वाइज तो हर चीज़ वेल सॉर्टेड है, नो कंप्लेंट। केवल एक ही कंप्लेंट है मुझे कि कुछ फीचर्स और होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ओवरऑल 8 आउट ऑफ 10। अगर हम बात करें यहाँ पर सीट कंफर्ट की तो सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है और अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, अच्छी बूस्टिंग भी है और आप एडजस्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ऊंची ड्राइविंग पोजीशन चाहिए तो और ऊंची भी मैनेज कर सकते हैं। यानी उसके लिए भी मैं इसे अच्छे मार्क्स दे सकता हूँ 8 आउट ऑफ 10 के। स्टीयरिंग पर बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता है, ये एक माइनस पॉइंट है। मैं चाहता था वो थोड़ी और क्रिस्प, थोड़ी और स्पोर्टी होती तो ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि स्टीयरिंग ना तो टाइट है और ना ही बहुत हल्की है, तो मैं इसके स्टीयरिंग के लिए इसको दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हाँ, इसमें अगर रैक भी होती तो 7.5 कर सकता था मैं इसके लिए, वो भी अफसोस की बात है, मिसिंग है। अब आपसे बात करें ओवरऑल हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, ऊंची गाड़ी है तो बॉडी रोल भी होगा और बॉडी रोल होगा तो हैंडलिंग कैसे अच्छी हो सकती है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हर ऊंची गाड़ी के लिए कभी भी हैंडलिंग की आप उम्मीद ना रखें। सॉरी टोयोटा, 7 आउट ऑफ 10। लेकिन राइड क्वालिटी
काफ़ी अच्छी है। खराब गड्ढों से रास्ते से निकलने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर इस कार को मिलेंगे 8.5 10 में से। अब आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करें इसके एयर कंडीशनिंग की, क्योंकि देखिए हम इंडियंस बहुत गर्मी में रहने के आदी हो गए, तो हमें अच्छी कूलिंग चाहिए और वो अच्छी कूलिंग यह कार प्रोवाइड कर देती है। यानी अच्छी कूलिंग की वजह से मैं इसे रियली बहुत अच्छे मार्क्स दूंगा। सीधे सीधे कहूँ तो 9 आउट ऑफ 10, कोई कंप्लेंट ही नहीं है कूलिंग के मामले में। इंजन की बात करें, क्योंकि वही तो सब कुछ बताता है। खड़खड़ करती हुई गाड़ियों के इंजन के मुकाबले ये इंजन रियली रिफाइंड है। गाड़ी स्टार्ट है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही निशानी है कि यह इंजन बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है रिफाइनमेंट के मामले में और साथ ही फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये। 102 PS की पावर प्रोवाइड करता है 138 Nm टॉर्क के साथ। सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और साथ ही आपको CNG के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यह चलने में रियली काफ़ी स्मूथ है। 7 लोगों के साथ AC ऑन होने के बाद भी आपको पावर की कंप्लेन महसूस नहीं होगी। चलें ड्राइव पर, वहाँ आपको डिटेल में बताता हूँ। ये 1.5 लीटर का इंजन बहुत रिफाइंड है, लेकिन रिफाइनमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा एवरेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप इसे चलाएं नॉर्मल ड्राइविंग में और सिटी के ट्रैफिक में, तो यह 12-13 तब देगा जब आप तीसरे चौथे गियर में चलेंगे। और अगर आप मेरे शहर में चलते हैं जहाँ पर मैं नॉर्मली 5वें गियर में चलता हूँ, उस शहर में अगर आप इसे ड्राइव कर रहे होते हैं तो यह बड़ी आसानी से 15-16 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है। मेरी नज़र में इससे बेहतर और क्या आप उम्मीद रख सकते हैं एक 7 सीटर कार के साथ। यानी बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है यह सिटी ड्राइविंग कंडीशन में। और अगर हाईवे की बात आए और आप इसे 80 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल के साथ चलाते हैं, हाँ इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, तो ये मान के चलें कि यह बड़ी आसानी से आपको 21 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इसे 80 के बजाय 100 की स्पीड में चलेंगे या उससे ज़्यादा चलेंगे तो थोड़ा सा एवरेज घटता चला जाता है और 120 चलने पर यह वापस घटकर 17-18 रह जाता है। तो धीमे चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाइए। वहीं अगर हम CNG वर्जन आप इसका ड्राइव करेंगे, क्योंकि मैं उसे भी चला चुका हूं और उसका डिटेल्ड रिव्यू दे चुका हूं, अगर आपसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। यानी CNG भी इसका काफ़ी बेहतरीन है। हाँ, गियर बॉक्स की बात करें तो क्लच बहुत इजी है लगाने में और गियर काफ़ी स्मूथ हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे, यानी ड्यूरेबल भी काफ़ी है। यानी कि यह कार लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल प्रोडक्ट के तौर पर जरूर जानी जाएगी। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। है तो यह आर्टिगा ही, बस इसके लुक्स मुझे कहीं ज़्यादा पसंद आते हैं मिनी हाई क्रॉस दिखने की वजह से, और साथ ही आपको टोयोटा की लीजेंडरी सर्विस का भी बेनिफिट मिल जाता है। थोड़ा सेफ्टी पर और गौर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम 6 एयरबैग होने चाहिए थे और पीछे के व्हील्स में भी डिस्क ब्रेक ज़रूरी लग रहे हैं मुझे। हालांकि ब्रेकिंग डिस्टेंस को लेके कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में जो बाकी कॉम्पिटिटर गाड़ियां हैं 7 सीटिंग में उनके बराबर ही ब्रेक कर रही है, तो वो कंप्लेंट नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा हर कोई चाहता है, मैं भी। एवरेज जहां पर इसका हाथ कोई भी पकड़ नहीं सकता, बेहतरीन एवरेज। कंफर्ट शानदार, रिफाइनमेंट शानदार, और ऊपर से यह सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फैमिली 7 सीटर कार है इंडियन मिडिल साइज फैमिलीज के लिए, और शायद मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये एक रियली बेहतरीन ऑप्शन है। जिन्हें ज़्यादा चलना है
उनके लिए CNG से इनकार नहीं कर सकते। प्राइसिंग भी वेल बैलेंस्ड है। मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में इससे बेहतर कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। आपको हमारी ओपिनियन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा वह भी लिखिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। क्या पता उनकी भी तलाश हो आपकी तरह एक बेहतरीन 7 सीटर कार की, जो यहाँ पर पूरी हो सकती है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार प्रोडक्ट के साथ या कोई कंपैरिजन के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।